Hello student, today we have learned class 9 science chapter 14 sound। दोस्तों ये वीडियो ना इस चैप्टर का ना सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में ना हम लोगों ने ना 14.3 के पहले वाला पढ़ा था कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट था। इस वीडियो में ना हम लोग 14.3 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 14.3 क्या है? तो 14.3 है टाइप्स ऑफ वेव्स। हम लोग इसमें वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेव्स को किस अकॉर्डिंग बांटा गया है? वेव्स को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं ना वो किस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, उस बेसिस पर वेव्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पढ़ते हैं तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि व्हेन ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स अकर, जब वेव ट्रांसमिट होता है ना, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं ना वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। सर कैसे नहीं करते हैं और वेव ट्रांसफ़र हो जाता है, बताएंगे भी। थोड़ा सा रुक जाइए। आगे बोला जा रहा है दे ओनली वाइब्रेट विथ देयर रेस्पेक्ट टू देयर मीन पोजीशन। वो केवल और केवल वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन मतलब कि रेस्ट पोजीशन, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए ना कि ये मान लेना इसका नाम मीन पोजीशन है। तो जब मैं इसको ऐसे करके छोड़ूंगा ना तो ये क्या होगा, ये हल्का सा वाइब्रेट करेगा और फिर अपने पोजीशन पे आकर के रुक जाएगा। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो बोलोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब कि जो मीडियम के जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, कि किस साइड वेव प्रोपोगेट हो रहा है। वेव्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और यहाँ पर जो मतलब लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो मतलब लिखा हुआ है उसको समझते हैं। तो एक्टिविटी 5 पढ़ने से पहले कि आप लोग को मैं बता दूँ पहले कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, तो आप लोग फिर इसको ईजिली समझ जाएंगे। चलिए तो हम लोग पहले एक्टिविटी 5 के पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को और ट्रांसवर्स वेव्स को। देखिए तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? तो बोलोगे अ वेव इन विच, एक ऐसा वेव जिसमें द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, वाइब्रेट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब होता है कि आगे और पीछे, आगे और पीछे। मतलब मान लीजिए कि ये क्या है, मीडियम का पार्टिकल है। तो ये क्या करता है, अगर ये एनर्जी गेन करता है ना कहीं से, तो ये क्या करता है, पहले ये आगे जाएगा, फिर हल्का सा पीछे जाएगा, फिर ये अपने मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ मूवमेंट, इसको बोलते हैं बैक मूवमेंट। मतलब कि यहाँ से जब मीन पोजीशन से जब आगे की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं फोर्थ मूवमेंट, और जब मीन पोजीशन से पीछे की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं बैक मूवमेंट। तो ये क्या क्या करता है पार्टिकल, टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। इसमें बैक पहले वर्ड आ जा रहा है, लेकिन पहले फोर्थ मूवमेंट करता है, उसके बाद बैक करता है। ठीक है ना? तो याद यही रखना है कि ना, देखिए ये क्या कहता है, पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही है, पार्टिकल कहीं मूव नहीं किया है। पार्टिकल बस क्या किया है, एनर्जी गेन करके आगे आने वाले पार्टिकल को अपना एनर्जी ट्रांसमिट कर दिया है। तो यही है कि एक ऐसा वेव्स जिसमें जो पार्टिकल होते हैं ना मीडियम के, वो वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। तो मतलब देखिए पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल इस साइड मूव कर रहे हैं, पार्टिकल इस साइड मूव कर रहे हैं, पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और साउंड भी क्या क्या कर रहा है, इधर की ओर ही, साउंड भी इधर ही जा रहा है। तो यही लिखा था कि रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, मतलब कि वेव्स इधर जा रहा है, वेव्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, वेव्स का डायरेक्शन ये रहा, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, मतलब कि जो मीडियम के जो पार्टिकल है ना, वो भी क्या क्या कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ऐसा ही मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो वेव्स होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वो बोलोगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। देखिए जो यहाँ पर जो मीडियम के जो पार्टिकल है ना, मैंने यहाँ क्या किया है, एयर के पार्टिकल को बना दिया है, ठीक है ना। तो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स है वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए इस टाइप के वेव्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और सेकेंड टाइप्स का वेव्स है
अ वेव इन विच, एक ऐसा वेव जिसमें द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन। क्या क्या करते हैं? अप एंड डाउन, मतलब कि इस बार तो जो मीडियम के पार्टिकल है ना वो अपने मीन पोजीशन से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो मीन पोजीशन से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो इस टाइप का मोशन करते हैं। डैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, तो मतलब कि इस टाइम वेव ऐसे ही मूव कर रहा है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर और नीचे की ओर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर बनता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। तो यहाँ क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स का दिखाया गया है। दोनों का फिगर सेम है, तो याद ये रखना है कि जब भी क्या क्या कहता है पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करता है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मूव करता है, तो वहाँ बनता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है। पढ़ाऊँगा अभी थोड़ा सा यही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है। और जब भी पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करता है तो वहाँ पर क्या होता है? क्रेस्ट और ट्रफ फाउंड होता है, क्रेस्ट और ट्रफ फाउंड होता है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा जो समझाया गया है। अब हम लोग अपने बुक पे चलते हैं। बुक में है एक्टिविटी 5, उसको समझते हैं। देखिए अब इसमें एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 क्या बोला जा रहा है? एक्टिविटी 5 है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि टेक अ स्लिंकी। स्लिंकी मतलब कि प्लास्टिक स्प्रिंग टॉय होता है, प्लास्टिक स्प्रिंग टॉय होता है। तो स्लिंकी होता क्या है? तो बोलोगे कि अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्प्रिंग, एक लॉन्ग और फ्लेक्सिबल स्प्रिंग विच कैन बी कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड ईजिली, जो कि क्या होता है? ईजिली कंप्रेस हो जाता है और एक्सटेंड हो जाता है, इजीली कंप्रेस हो जाता है और एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिंकी बोलते हैं। तो एक स्लिंकी लेना है। होल्ड बोथ द एंड ऑफ स्लिंकी एंड पुल पुश देम टू एंड फ्रो वन बाय वन, मतलब कि उसको होल्ड करना है ऐसे करके स्लिंकी को लेना है और उसको एक बार पुश करना है और पुल करना है। पुश करना है और पुल करना है। पुश मतलब होता है दबाना और पुल मतलब होता है खींचना। तो पुश करना है और पुल करना है, पुश करना है और पुल करना है। तो जब आप पुश और पुल का करोगे ना तो एक बार बनेगा कंप्रेशन, एक बार बनेगा रेयरफैक्शन। तो देखिए ना, तो यहाँ पर यही एक फिर बोला गया है कि नाउ मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द स्लिंकी। स्लिंकी पर मान लेना कहीं पर ना कि ना यहाँ पर ना एक ना रेड कलर का मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। एंड रिपीट द अबव स्टेप, और फिर से यही स्टेप्स को दोहराइए ऐसे करके, पुश एंड पुल वाला स्टेप्स को दोहराना है। तो आप देखेंगे ना कि ना एक जगह क्या होता है, या यहाँ पर ना एक बार तो कंप्रेस होता है, फिर वो क्या होता है? रेयरफैक्शन, मतलब कि वो दूर दूर जाता है, एक्सटेंड होता है। तो अभी समझते हैं, थोड़ा सा और आगे है इसके। तो अब इसमें आगे बोला जा रहा है ऑन पुशिंग एंड पुलिंग द स्लिंकी टू एंड फ्रो द मार्क ऑन द स्लिंकी ऑल्सो मूव्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जब आप क्या करते हो? इसको पुल करते हो और जब आप क्या करते हो? इसको पुश करते हो। तो जब आप क्या करते हो? पुल और पुश करते हो ना बच्चे, तो ना जो मीडियम के जो पार्टिकल है ना वो भी क्या करता है? पुल करने पर वो क्या होता है? इस साइड मूव करता है, एंड पुश करने पर वो क्या करता है? इस साइड मूव करता है, मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन क्या क्या करता है? वो मूव करता है। तो जब टू एंड फ्रो मोशन मूव करता है ना, तो ना इस टाइम जो वेव्स फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बोलोगे हैंस द वेव्स इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ना लॉन्गिट्यूडनल वेव पहले ही समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि द वेव्स इन विच, ऐसा वेव्स जिसमें जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होते हैं ना मीडियम के, वो ना डायरेक्शन पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, मतलब कि वेव क्या क्या कर रहा है? वेव इस साइड प्रोपोगेट कर रहा है और मीडियम के जो पार्टिकल भी है वो भी क्या कर रहे हैं? उसके पैरेलली मूव कर रहे हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टेक्स प्लेस इन अ सिमिलर वे, मतलब कि याद रखिए जो ना ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव है वो किस तरीके का वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साउंड वेव आर ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ना मैकेनिकल वेव्स और क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बताया था कि ना साउंड वेव्स क्या है? एक मैकेनिकल वेव्स है। साउंड वेव्स क्या है? एक मैकेनिकल वेव्स है। तो देखिए एक्टिविटी 6 क्या बोला जा रहा है? एक्टिविटी 6 है
इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स कैसे फॉर्म होते हैं तो हम लोगों ने सीखा ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या क्या करते हैं, जब हम लोग टू एंड फ्रो मोशन करवाते हैं तब फॉर्म होते हैं। एंड तो फिर से इसमें भी क्या करना है, टेक अ स्लिंकी, एक स्लिंकी लेना है, मतलब कि स्प्रिंग टॉय ही लेना है, बाय कीपिंग वन एंड ऑफ द स्लिंकी फिक्स, इसके वन एंड को क्या करना है, फिक्स कर दे देना है किसी एंड से, मतलब कि किसी भी एंड से। मूव द अदर एंड अप एंड डाउन, और अप एंड डाउन मूव करवाना है, मतलब कि अप एंड डाउन क्या करवाना है, मूव करवाना है। इज़ द वेव फॉर्म इन दिस एक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्या ये इस टाइम जो वेव फॉर्म हो रहे हैं इस एक्टिविटी में वो क्या डिफरेंट है लॉन्गिट्यूडनल वेव से। तो यस, ये क्या है, डिफरेंट है। तो फिर वो बोलोगे ऑन मूविंग द स्लिंकी अप एंड डाउन, जब हम स्लिंकी को क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव करवाते हैं ना, द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज वर्टिकल। तो देखिए वाइब्रेशन क्या हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, मतलब कि ऐसे वाइब्रेशन किस साइड हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, वर्टिकली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, मतलब कि वेव इस साइड प्रोपोगेट कर रहा है, वेव इस साइड प्रोपोगेट कर रहा है। द वेव फॉर्म इन दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स, और इस समय जो वेव्स ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब कि फॉर्म्ड हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो यहाँ पर ना पढ़े थे ना कि जब हम लोग मैंने पढ़ा था ना डेफिनेशन, तो मैं समझाया था ना कि ना ट्रांसवर्स वेव्स में ना क्या होता है, जो एक्सिस के साथ ना जो वेव प्रोपोगेशन होता है और पार्टिकल के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होता है। तो बोलोगे द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब रुका हुआ पोजीशन, ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन, इन अ डायरेक्शन वर्टिकल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, मतलब कि वेव्स के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में मतलब कि जिस साइड वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसके वर्टिकली में जब क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। समझ में आ गया। तो याद रखना है कि ना ट्रांसवर्स वेव का हम लोगों ने समझ लिया कि ना साउंड वेव, जो ना साउंड वेव है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो ट्रांसवर्स वेव कौन सा है, तो बच्चे बोलोगे लाइट। लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव्स है। लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव्स है। बट इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव, लेकिन लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव्स नहीं है। क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो याद रखना है मैकेनिकल वेव्स हम लोग उसको बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसके प्रोपोगेशन के लिए, मतलब कि जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसमिट होने के लिए उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए क्या क्या रहता है, मीडियम का जरूरत रहता है। तो बोलोगे लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है ना। लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव्स, और ये मैकेनिकल वेव्स नहीं है क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ना साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, ट्रांसफॉर्म मतलब कि ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है उसका वैक्यूम में साउंड वेव्स का। लेकिन लाइट क्या होता है, वैक्यूम से ही क्या होता है हमारे अर्थ तक, मतलब कि वैक्यूम से होते हुए हमारे अर्थ तक पहुंचता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। तो बोलोगे कि ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैस। तो ट्रांसवर्स वेव्स केवल और केवल सॉलिड और लिक्विड में फॉर्म होते हैं, गैसेस में फॉर्म नहीं होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स केवल और केवल सॉलिड और लिक्विड में फॉर्म होंगे, गैस में फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जो इसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें आगे बोला जा रहा है 14.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, मतलब कि साउंड वेव्स के लिए जो टर्म यूज़ होता है ना उसके बारे में है कि साउंड वेव्स के लिए कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं साउंड को डिफाइन करने के लिए। तो बोलोगे द नेचर ऑफ साउंड वेव्स कैन बी डिफाइंड बेसिस ऑफ 4 मेजर्स। वैसे तो 4 मेजर्स नहीं होते हैं, 5 मेजर्स होते हैं साउंड वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला है वेवलेंथ, दूसरा क्या है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एम्पलीट्यूड, चौथा क्या है चौथा है वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा बच्चे टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड,
ठीक है ना। तो चलिए हम लोग के क्या करते हैं, देखिए वैसे तो बुक में पाँचों दिया हुआ है, बुक को पाँचों को साफ साफ समझेंगे। तो ये जो पिक्चर है ना, तो ये पिक्चर को अभी पीछे से समझाऊंगा, तो बस याद रखिएगा। जो ये ट्यूनिंग फॉर्क था ना, तो ट्यूनिंग फॉर्क से क्या होता है, जो ये एयर ट्यूनिंग फॉर्क को जब मैं क्या क्या करूँगा, वाइब्रेट करवाऊँगा ना, तो यहाँ पर जो एयर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। कंटिन्यूसली चेंज होती है मतलब कि एक बार होता है एयर में, एक बार होता है कंप्रेशन, एक बार होता है रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एयर में होते रहता है। तो यही है कि एयर की डेंसिटी क्या होती है, लगातार चेंज होते रहती है। तो देखिए ना बच्चे, जब क्या क्या होता है, तो ना ये क्या है, ये ना डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, ये ना एयर की डेंसिटी है। और ये क्या है, मीन पोजीशन है। क्या है ये, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कि मतलब कि मीन पोजीशन से कैसे मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ना, तो याद रखिए, जब कंप्रेशन होता है ना, तो ना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि मीन पोजीशन से ऊपर की ओर गया है, ऊपर की ओर गया है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और जब मीन पोजीशन के नीचे की ओर जाता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो बच्चे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। जब अब याद रखिए कि ना, जब भी मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जाता है, तो ये ना कंप्रेशन का दिखाता है। ये किसको दिखाता है, कंप्रेशन को दिखाता है। और जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो अपर मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। और जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, लोअर मोस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। अपर मोस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और लोअर मोस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो समझते हैं, पीछे में दिया हुआ है और अच्छे से देखिए। अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि इन अ साउंड वेव्स कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन अकर कंटिन्यूसली। कि साउंड वेव जब भी होता है, याद रखिए साउंड वेव की बात किया जा रहा है कि साउंड वेव कब फॉर्म्ड होता है, जब उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। कंजिक्यूटिवली लिखा है। कंजिक्यूटिव होता है लगातार, कंजिक्यूटिव होता है लगातार, मतलब कि पहले होगा कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ऐसा होगा। द डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल इन कंप्रेशर इज मैक्सिमम वाइल इट इज़ मिनिमम इन रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन जो होता है ना, जब कंप्रेशन होता है तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो देखिए, ये जब यहाँ पर ना कंप्रेशन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ना डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, मतलब कि यहाँ पर एयर पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा है। और जब रेयरफेक्शन होता है, तो देखिए, तो यहाँ पर पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल क्या होता है, कम होते हैं। वैसे ही कंप्रेशन हुआ है, तो रेयरफेक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मीडियम के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा है इसमें। तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो मीडियम के पार्टिकल पास आएंगे और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जब मीडियम के पार्टिकल दूर जाएंगे, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और उस केस को बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो बोलोगे कि दिस ग्राफ इज ड्रॉन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये जो ग्राफ है ना, ये ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए बताया गया है, बिटवीन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम। मतलब कि यहाँ पर है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम, इस साइड दिखाया गया है। मैंने लिखा था ना डेंसिटी ऑफ एयर, तो इसको और अच्छे से डिफाइन किया है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव्स। और यहाँ पर लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या बोलते हैं, लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल। तो बोला जा रहा है कि द पार्ट पी क्यू इन द ग्राफ इज कंप्रेशन। जो पी क्यू पार्ट है ना, ये जो पी क्यू पार्ट है, ये पी क्यू पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये दिखा रहा है कंप्रेशन को, वाइल क्यू आर इज रेयरफेक्शन। और जो क्यू आर है, जो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है, वो दिखा रहा है किसको, रेयरफेक्शन को दिखा रहा है। सिमिलरली द रेज्ड पार्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव्स। तो अब अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं, तो जो रेज्ड पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, ये जो उठा हुआ पार्ट है ना, इज कॉल्ड क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, उठे हुए पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट। और जो एंड द डीप पिट, और जो गड्ढा वाला पार्ट है, डीप मतलब होता है गहरा, गड्ढा, पिट मतलब गहरा वाला जो पार्ट है, जो यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ऐसे करके जो क्रस्ट है। और यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है।
हाँ, तो बहुत सारे टर्म्स वर्ड्स है जो कि वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं वेवलेंथ। बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ना बच्चे, इसको याद रखिए, इसका नाम ही है वेव का लेंथ। वेव का लेंथ, वेव का लेंथ मतलब वेव का लेंथ की वेव कितना लंबा गया है उसको बोलते हैं वेव लेंथ। और यहाँ पर एक वेव की बात हो रही है, एक वेव की बात हो रही है। देखिए जैसे कि क्या है, तो बोलोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन। दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन की बात कर लो, या फिर दो कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन की बात कर लो, या फिर दो क्रस्ट की बात कर लो, या फिर दो ट्रफ की बात कर लो, उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा ना, पहला कंडीशन क्या होता है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलोगे तो ये क्या है, एक वेव लेंथ है। क्या है ये, वेव लेंथ है। या फिर क्रस्ट से क्रस्ट तक के डिस्टेंस को बोलोगे कंजिक्यूटिव, मतलब कि पहला क्रस्ट यहाँ पर है तो दूसरा क्रस्ट यहाँ पर है, मतलब कि इसके बाद ये क्रस्ट आया क्या, नहीं तो ट्रफ आया, फिर इसके बाद क्रस्ट आया। तो देखिए दो लगातार क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर बोला जा रहा है टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन। टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन मतलब कि कंप्रेशन, सपोज करिए कि देखिए कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे होते हुए यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गया। तो देखिए, तो लगातार स्टार्ट का लेंगे तो स्टार्ट पे लेना है। कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसको भी बोलते हैं हम लोग कि ये क्या है, एक वेवलेंथ है। या फिर अगर एंड का लेंगे, देखिए कंप्रेशन यहाँ से एंड हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, तो ये भी क्या है, वेवलेंथ ही है। रेयरफैक्शन का भी बात वैसे कर सकते हैं कि रेयरफैक्शन सपोज करिए कि यहाँ से रेयरफैक्शन होना स्टार्ट हुआ और फिर से यहाँ पर। तो देखिए दो लगातार कंजिक्यूटिव, दो लगातार आने वाले जो दो लगातार कंजिक्यूटिव कंप्रेशन बोल लो, या फिर क्रस्ट बोल लो, या फिर रेयरफैक्शन बोल लो, या फिर ट्रफ बोल लो, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं। और याद रखिए लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसलिए वेवलेंथ का भी ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे, मीटर ही होता है। मतलब कि वेवलेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं सिंबल लैम्डा से। लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा कुछ ऐसा बनता है, सिंबल से ऐसा बना देना है लैम्डा। तो क्रस्ट मतलब कंप्रेशन को दिखाता है, और ट्रफ मतलब रेयरफैक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम, और यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पर है वेवलेंथ को इसमें समझाया गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को समझते हैं। देखिए तो एम्पलीट्यूड में क्या बोला जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड में बोला जा रहा है कि व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर द पार्टिकल ऑफ एयर वाइब्रेट फॉर्मिंग एरियाज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो जब क्या करता है, साउंड वेव ट्रेवल करता है ना एयर में, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं, जो एयर के जो पार्टिकल होते हैं, वो वाइब्रेट करके फॉर्म करते हैं एरियाज ऑफ कंप्रेशन। तो दो तरीके का एरियाज फॉर्म करते हैं, एक तो कंप्रेशन का एरियाज फॉर्म करते हैं और एक रेयरफैक्शन का एरियाज फॉर्म करते हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर इन एरियाज इंक्रीज। तो जिस एरियाज में डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है, इंक्रीज होता है बियॉन्ड नॉर्मल। मतलब कि क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये लाइन क्या है, नॉर्मल को शो कर रहा है। नॉर्मल से जब क्या होता है, इंक्रीज करता है ना, एंड रिचेस इट्स मैक्सिमम, और समटाइम्स और जब क्या कहता है, रिचेस करता है मैक्सिमम पर रीच करता है। या फिर नॉर्मल से जब क्या करता है, समटाइम्स इट रेड्यूस बिलो द नॉर्मल, और जब ये क्या कहता है, रेड्यूस करता है नॉर्मल से कम, मतलब कि नॉर्मल से जब ये कम होता है ना, एंड बिकम मिनिमम, और जब ये मिनिमम हो जाता है, मिनिमम पे पहुंच जाता है, यहाँ पे मिनिमम पे पहुंच गया है, द मैक्सिमम और मिनिमम डेंसिटीज ऑफ पार्टिकल एट द मीन पोजीशन ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब कि ये मीन पोजीशन से कितना ऊपर, मान लो कि ये मीन पोजीशन है, ऐसे करके ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया है, या फिर मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना नीचे गया है, इसी को बोलते हैं मिनिमम। इसी को बोलते हैं, ये जितना मैक्सिमम गया है या जितना मिनिमम गया है, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। याद रखिए वेवलेंथ ऐसे शो कराता है, मतलब कि वेवलेंथ दिखाता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एम्पलीट्यूड दिखाता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या दिखाता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, और वेवलेंथ दिखाता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन
टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। इसके डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, उसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। देखिए ये भी क्या है? डिस्टेंस है। तो इसका भी यूनिट क्या होता है बच्चे? इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? यहाँ दिया नहीं है तो लिख लो, इट्स SI यूनिट इज मीटर। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो जैसे वेवलेंथ को शो करने के लिए यूज़ करते हैं सिंबल लैम्डा का, वैसे ही एम्पलीट्यूड को शो करने के लिए या फिर डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं सिंबल ए का। तो अब इसमें आगे बोला जा रहा है, द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड मोस्टली डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। मतलब कि कोई साउंड कितना ज़्यादा लाउड है या कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, वो डिपेंड करता है कि उसका एम्पलीट्यूड कैसा है साउंड वेव्स का। अगर देख सपोज करिए ना कि ना ऐसा कोई साउंड वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड इतना ऊपर तक गया है, ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे तक गया है, ठीक है ना, तो ये क्या है? हाइयर एम्पलीट्यूड है कंपेरिजन टू दिस वन। ऐसे करके मान लीजिए एक साउंड वेव्स है जो कि ऐसे गया है केवल, तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं हाइयर एम्पलीट्यूड। मतलब कि वो साउंड क्या होगा? लाउडनेस होगा। और स्मॉलर एम्पलीट्यूड या स्मॉल एम्पलीट्यूड तो साउंड क्या होगा? सॉफ्ट साउंड होगा, ठीक है ना। पढ़ेंगे लाउडनेस को, पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद, और फिर पढ़ेंगे सॉफ्टनेस को पढ़ेंगे भी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। अब थर्ड पॉइंट है टाइम पीरियड, उसको समझते हैं। देखिए अब टाइम पीरियड क्या बोला जा रहा है? तो टाइम पीरियड बोला जा रहा है द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, मतलब कि दो लगातार कंप्रेशन और या फिर रेयरफैक्शन टू पास थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव्स। मतलब कि जितना कोई साउंड वेव जितना टाइम लेता है दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के होने में या दो रेयरफैक्शन के होने में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब कि जितना टाइम लगाया है वो, मान लीजिए कि यहाँ से ये कंप्रेशन होना यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म, और फिर से नया स्टार्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में ये जितना टाइम लिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बोलोगे द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन टू पास थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास होने में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव्स। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे ना तो ऐसा ही पॉइंट हमको यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। देखिए ये ना सेम पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोला है टू पास थ्रू अ पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट से ऐसे करके गया है, यहाँ पर आ गया। अब इससे जब ये पास होगा तो इसी यहीं तक के, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, समझेगा। डिस्टेंस नहीं, जितना वो टाइम लिया है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बोलोगे the time taken for the complete vibration of a density of a medium is called time period of sound wave। मतलब कि मतलब कि कोई साउंड वेव जितना टाइम लेगा कंप्लीट करने के लिए वाइब्रेशन किसी मीडियम में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड को जैसे वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा से, एम्पलीट्यूड को शो करते हैं ए से, वैसे ही टाइम पीरियड को शो करते हैं कैपिटल टी से। वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है मीटर, वैसे ही टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। सेकेंड को लिखते हैं स्मॉल एस से, ठीक है ना। मीटर को लिखते हैं स्मॉल एम से, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। ये स्मॉल एस हो गया टाइम पीरियड, मतलब कि जितना कोई साउंड वेव्स टाइम लिया है दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के होने में या रेयरफैक्शन के होने में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या बोला जा रहा है? फ्रीक्वेंसी में बोला जा रहा है कि व्हेन साउंड ट्रैवल थ्रू अ मीडियम द डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जब भी कोई साउंड ट्रैवल करता है किसी मीडियम में तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? मीडियम की चेंज होती रहती है, या तो मैक्सिमम होती है
या तो मैक्सिमम नहीं, पहले मैक्सिमम होती है फिर मिनिमम, या फिर पहले मिनिमम हो सकती है फिर मैक्सिमम हो सकती है। तो साउंड वेव्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है। तो बोलोगे कि वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट व्हेन द डेंसिटी मूव्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। तो देखिए ना, वन वाइब्रेशन तब कंप्लीट माना जाता है ना, तो जब क्या होता है, मैक्सिमम जाता है ये, और फिर मिनिमम जाता है और फिर मैक्सिमम जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक वन फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो यही बोला जा रहा है कि वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड, एक वाइब्रेशन कंप्लीट माना जाएगा व्हेन द डेंसिटी मूव्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, जब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू मूव करता है एंड रीच बैक टू द मैक्सिमम वैल्यू, और फिर पहुंच जाता है मैक्सिमम वैल्यू पर। तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है ये, या तो ये यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे एंड हुआ है, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, उस समय ये क्या बोलेंगे कि इसने क्या क्या कर लिया है, वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया है। तो बोलोगे द टोटल नंबर ऑफ सच वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम, मतलब कि यूनिट टाइम में, मतलब कि 1 सेकंड में ये जितना बार ऊपर नीचे होता है, जितना बार ये मैक्सिमम मिनिमम होता है, मतलब कि जितना बार ये ऊपर नीचे होगा, इसी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो बोलोगे द टोटल नंबर ऑफ सच वाइब्रेशन या द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। तो आगे बोला जा रहा है, जैसे हम लोग वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं ए से, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं टी से, वैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, इसका ऐसा यूनिट होता है, देखिए ना फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक अलग टर्म यूज़ करते हैं, या तो सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको हर्ट्स। क्या बोलते हैं? हर्ट्स, HZ से। इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ट्स मतलब होता है पर सेकेंड। देखिए है ना, यहाँ पर यूनिट टाइम, यूनिट मतलब कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बोलोगे कि द शार्पनेस पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के ही अकॉर्डिंग क्या करता है कि ना, किस टाइप का फ्रीक्वेंसी है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पिच को डिफाइन करते हैं। तो भी पढ़ाऊंगा, बोला हूँ ना कि ना लाउडनेस और पिच दोनों को समझाऊंगा, तो समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ना टाइम पीरियड और ना फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो बोलोगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना बच्चे। इसको याद रखिएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम को डिनोट करते हैं यहाँ टी से, और 1 तो 1 हो गया, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई न्यू हो गया, या फिर न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो एक एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को समझते हैं। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, समझ जाओगे तुरंत ही। देखिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा बताना भूल गया ये कि फिगर में ना क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट किया है, तो 4 बार वाइब्रेट किया है। देखिए ये ऐसे करके 1 2 3 4, 1 सेकेंड में ये 4 टाइम्स वाइब्रेट किया है, मतलब कि 4 बार ये मैक्सिमम पे पहुंचा है, 4 बार ये मिनिमम पे पहुंचा है, 4 बार ये मैक्सिमम पे पहुंचा है और 4 बार ये मिनिमम पे पहुंचा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 हर्ट्स। बच्चे, जो ना आप लोगों ने ना एक बल्ब देखा होगा, जो येलो कलर का बल्ब आता है, आई थिंक 10 to 15 रुपीज़ का मिलता है वो बल्ब, ठीक है ना। वो ना आप लोग को ये जान के हैरानी होगी ना कि ना, वो जो बल्ब होता है ना, वो ना 1 सेकेंड में क्या होता है, वो ना 50 टाइम्स क्या होता है, वो ग्लो करता है, मतलब कि वो ना ग्लो करता है, फिर ग्लो ऑफ होता है, मतलब कि लाइट अप होता है, लाइट ऑफ होता है, ठीक है ना। तो वो ना 50 बार वो जलता है और बुझता है, 1 सेकेंड में 50 बार वो जलता है और बुझता है, इसलिए उसकी ना फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो 50 हर्ट्स की होती है। देखिएगा ना, लिखा हुआ होता है उसमें कि 50 हर्ट्स, मतलब कि वो एक सेकेंड में 50 बार जलता और बुझता है, ठीक है ना। वो येलो वाला जो बल्ब होता है, हम सर तो हमको दिखता क्यों नहीं है बच्चे, तो सोचिए ना कि 1 सेकेंड में जो 50 बार हो रहा है, 50 बार मैक्सिमम, 50 बार मिनिमम हो रहा है वो, तो सोचिए आपको जलता हुआ दिखेगा, वो जलता और बुझता हुआ तो कभी नहीं दिखता है वो, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर ये बस बताने के लिए था। चलिए अब अपन लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल को। जो मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो एग्जाम्पल बहुत आसान है। इसमें एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड मतलब हमको निकालना है टी,
टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ अ वेव्स 500 हर्ट्स। देखिए 500 हर्ट्स है, इट मीन्स ये क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हम बोलेंगे कि न्यू फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से शो करते हैं, तो ये 500 हर्ट्स दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि टाइम पीरियड निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि वी नो डैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/न्यू होता है। तो 1/500 हो गया। सर इसको सॉल्व कैसे करें? देखिए ना, तो वन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? तो यहाँ पर मैं डिवाइड बता रहा हूँ कि 1 है, यहाँ पर 500 है। तो 500 के टेबल में 1 नहीं आता है तो पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 मिलेगा। 500 के टेबल में 10 नहीं आता है तो एक 0 लगाएंगे तो हम लोग को एक और 0 मिलेगा। 500 के टेबल में 100 नहीं आता है तो एक और 0 लगाएंगे तो हम लोग को एक और 0 मिलेगा। 500 के टेबल में 2 टाइम्स में क्या आता है, 1000 आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.0002 सेकेंड हो जाएगा। सर सेकेंड क्यों? क्योंकि बच्चे टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकेंड है, तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर डेसिमल के पहले भी क्या कर लो, पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पर 0.002 सेकेंड। तो बहुत ही ईजी है ये। चलिए अब हम लोग जो फिफ्थ है स्पीड ऑफ अ साउंड वेव्स उसको समझते हैं। देखिए अब आगे बोला जा रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 कंप्रेशन एंड 1 रेयरफेक्शन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव्स। तो स्पीड ऑफ वेव्स क्या है? तो सब सिंपल से आपको डेफिनेशन तो पता है स्पीड का क्या है। स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 कंप्रेशन या 1 रेयरफेक्शन यूनिट टाइम में। तो कितना डिस्टेंस कवर करता है एक रेयरफेक्शन या 1 कंप्रेशर यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ साउंड वेव्स या स्पीड ऑफ वेव्स बोलते हैं। तो स्पीड यहाँ पर सिंपल सा लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये नहीं बोलोगे तो बोलोगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, तो ये होगा। तो यहाँ पर यही आगे बोला जा रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज इक्वल टू द वेवलेंथ। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई वेव 1 वाइब्रेशन में, उसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। और टाइम इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। और टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल इक्वल होता है। तो यहाँ पर स्पीड को लिखते हैं वी से। याद रखिए वी और न्यू में कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसको बोलते हैं न्यू। न्यू मतलब होती है फ्रीक्वेंसी और वी मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव क्या होता है, देखिए डिस्टेंस को शो करते हैं लैम्डा से और टाइम टेकन को शो करते हैं, टाइम पीरियड को शो करते हैं टी से। तो वी का क्या हो जाता है, लैम्डा बाई टी हो जाता है। और अभी सीखे हैं ना, देखिए ना, तो पूछता है ना कि ना रिलेशन बताइए स्पीड और लैम्डा में, मतलब कि स्पीड और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, ये पूछता है। फिर पूछता है कि बताइए स्पीड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो सर वो कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है ना कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि लैम्डा मल्टीप्लाई 1/t लिख सकता हूँ ना ऐसा। लैम्डा इंटू 1 लैम्डा होता है और टी तो नीचे में ही है। और बच्चे 1/t को अभी पढ़े हैं ना कि 1/t जो होता है ना वो न्यू के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? न्यू के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि लैम्डा 1/t की जगह मैं क्या लिख दूंगा, न्यू लिख दूंगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है। v मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो बोल सकते हो यहाँ से कि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या है, इसमें रिलेशन पूछता है ना एग्जाम में, याद रखिएगा, इसलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में दे देगा ये वैल्यू और पूछेगा कि ये ट्रू है या नहीं है, या फिर आपको बनाने के लिए दे देगा। एक के नंबर में या 2 नंबर में दे देगा बनाने के लिए कि बना के शो करके दिखाइए कि क्या क्या रिलेशन होता है, कैसे आता है। तो बता दोगे उसको ऐसे शो करके। ठीक है ना। चलिए हम अब अपन लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए तो अब आगे बोला जा रहा है, आगे यहीं पर जो मैंने प्रूफ करके दिखाया वही दिखाया गया है यहाँ पर। तो देखिए इतना मैं यहाँ पर शो करवा चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे आया है, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे में ये बोला जा रहा है ना कि द स्पीड ऑफ साउंड वेव ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम।
तो साउंड वेव का स्पीड डिपेंड करता है केवल और केवल मीडियम के नेचर पे कि मीडियम कैसा है। अगर सॉलिड मीडियम है तो साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा, अगर लिक्विड है तो थोड़ा सा कम फास्ट ट्रैवल करेगा, और गैस है तो बहुत कम करेगा, ठीक है ना। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, और वो डिपेंड नहीं करता है वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि अ साउंड फॉर्म 40,000 कंप्रेशन एंड 40,000 रेयरफैक्शन पर सेकेंड। तो याद रखिए बच्चे, मैं बताया था ना कि ना पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी बार कंप्रेशन होता है या जितनी बार रेयरफैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम लोग हर्ट्ज से, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू 40,000 हर्ट्स दिया हुआ है। समझ में आ गया कि यहाँ पर न्यू इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है। पर सेकेंड क्या क्या करता है? फॉर्म करता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, इसीलिए। वाइल पासिंग थ्रू गैसियस मीडियम में मतलब कि ये एयर में क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। इफ़ द फर्स्ट कंप्रेशन इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सोर्स, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक सोर्स है, इस सोर्स से, सोर्स मतलब कि यहाँ से क्या कर रहा है? साउंड वेव निकल रहा है, साउंड वेव। तो बोला जा रहा है कि इफ़ द फर्स्ट कंप्रेशन इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या हो रहा है? पहला कंप्रेशन फॉर्म हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव, तुमको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी मतलब कि हमको v निकालना है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ना, ये यहाँ पर ना ये बोला गया है ना कि ना वन डिस्टेंस की क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है हम लोग को हमेशा वेवलेंथ। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 को तो 1 लिख दिए। याद रखिए बच्चे, सेंटी मतलब होता है 100। सेंटी जब भी रहेगा ना तो ना नीचे में क्या लिख दोगे? डिवाइड करके 100 लिख दोगे, सेंटी लिख दोगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। याद रखो बच्चे, जब कभी भी सेंटी लिखा हो तो सेंटी को लिखते हैं 1/100। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/100। तो हमको निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो बच्चे हम लोग को पढ़े हैं ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्डा कितना है? 1/100। फ्रिक्वेंसी कितना है? 40,000। तो 1 कट गया तो कितना आ जाएगा? 400। अब ये याद रखिए बच्चे, मैंने स्पीड का ना यूनिट बताना मैं भूल गया था। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है बच्चे? मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो एक बार ना क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ। क्विक रिवीजन क्या है? तो वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा से, यूनिट है मीटर। एम्पलीट्यूड को शो करते हैं ए से, यूनिट है मीटर। टाइम पीरियड को शो करते हैं टी से, यूनिट है सेकेंड। फिर इसके बाद पढ़े थे हम लोग फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं हम लोग न्यू से, ऐसे करके न्यू से, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, या फिर सेकेंड का घात -1, या फिर पर सेकेंड, या फिर 1/सेकेंड, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट आता है स्पीड को लिखते हैं v से, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो वैसे तो ये ओवर हो गया है, लेकिन मैं आपको बोला था ना कि ना आप लोग को मैं बताऊँगा लाउडनेस और पिच बताऊँगा। तो लाउडनेस और पिच बताता हूँ, उसको समझिएगा कि क्या है। वो इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज लेना चाहिए ही। देखिए बच्चे, अब पढ़ते हैं लाउडनेस क्या है? तुरंत खत्म हो जाएगा। इट इज़ द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, मतलब कि कितना साउंड एनर्जी पर सेकेंड आपके कानों में आ रहा है, उसको उसी को हम लोग मेज़र करते हैं और बताते हैं कि ना लाउडनेस है या सॉफ्टनेस है कोई साउंड। तो बोला जाएगा कि ग्रेटर द साउंड एनर्जी, अगर साउंड एनर्जी पर सेकेंड क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, तो वो साउंड क्या होगा? लाउडर होगा। तो लाउडर द साउंड विल अपीयर टू बी, हमको क्या होगा? वो साउंड लाउडर अपीयर होगा। आगे है इफ़ द साउंड वेव्स हैव अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, अगर साउंड वेव्स क्या है? स्मॉल एम्पलीट्यूड का है ना, देन साउंड विल बी फेंट और सॉफ्ट, तो साउंड क्या होगा? हमारा सॉफ्ट होगा। बट इफ़ वेव्स हैव अ लार्ज एम्पलीट्यूड, और जब लार्ज एम्पलीट्यूड का होगा ना तो देन द साउंड विल बी लाउड, साउंड क्या होगा? लाउड होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 फिगर शो हुआ है, बताया गया है कि सॉफ्ट साउंड में स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है और लाउडर साउंड में लार्ज एम्पलीट्यूड होता है। देखिए यहाँ पर ना एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम है, लार्जर है, तो यहाँ पर क्या होगा? लार्जर एम्पलीट्यूड है तो ये लाउडर साउंड होगा।
स्मॉलर एम्पलीट्यूड रहेगा तो स्मॉल साउंड होगा या फिर सॉफ्ट साउंड होगा। तो लाउडनेस को हम लोग मेज़र करते हैं, तो द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, डीबी में लिखा रहता है, डेसिबल में लिखा रहता है। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लिखा हुआ है कि 5 dB, या फिर किसी में लिखा है 500 या फिर 1500 dB लिखा हुआ है, मतलब कि ये क्या करेगा, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या क्या करेगा, लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पिच को। देखिए पिच में क्या बोला जा रहा है, तो पिच में बोला जा रहा है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, मतलब कि ये क्या है, एक साउंड का प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश, मतलब कि जिसके जरिए हम डिफाइन कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बिटवीन डिफरेंट साउंड्स को ऑफ द सेम लाउडनेस, मतलब कि जो सेम लाउडनेस के है ना, उसमें क्या कर पाते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं पिच की हेल्प से। तो ड्यू टू दिस पिच, मतलब कि पिच की हेल्प से वी कैन डिस्टिंग्विश, मतलब कि पिच की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं ना कि कौन सा वॉइस मैन का है और कौन सा वॉइस वुमेन का है, और सेम लाउडनेस का बिना उनको देखे। तो बिना देखे हम लोग बता सकते हैं ना कि ना कौन सा वॉइस मेल का है और कौन सा वॉइस फीमेल का है, बिना उनको देखे, किसकी वजह से, पिच की वजह से बता सकते हैं। ठीक है ना। तो बोलोगे कि पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। तो जब हम लोग अपना बुक पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बताया भी था ना, जो ना जब ना वो था लास्ट वर्ड था ना फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी के ना लास्ट वाले सेक्शन में लिखा हुआ था ना कि ना जो ना पिच होता है ना किसी भी साउंड का, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, अगर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगा ना साउंड का, तो द पिच विल बी हाइयर। तो फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर है तो पिच भी क्या है, हाइयर है। तो वो क्या है, फीमेल का वॉइस है, क्या है वो, फीमेल का वॉइस है। और अगर क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी क्या होगा, कम होगा, और वो क्या होगी, मेल की वॉइस होगी। मतलब कि अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड में क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, तो वो क्या है, फीमेल का वॉइस है। मतलब कि नंबर ऑफ पर सेकेंड अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाइयर है। फ्रीक्वेंसी हाइयर है मतलब कि पिच क्या है, हाइयर है। पिच हाइयर है मतलब कि वो साउंड क्या है, वो वॉइस क्या है, वो वॉइस है फीमेल की। और अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड कम होगा कंपेरिजन टू फीमेल के फ्रीक्वेंसी से, तो उस समय क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी कम होगी, तो वो क्या होगा, मेल का आवाज़ होगा। ठीक है ना। तो आगे बोला जा रहा है अ हाई पिच साउंड करस्पॉन्ड टू मोर नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग। एक हाई पिच साउंड में ना देखिए हाई पिच साउंड है तो नंबर ऑफ कंप्रेशर और रेयरफैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम। लो पिच साउंड हैज़ लो फ्रीक्वेंसी। लो पिच साउंड क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, एंड हाई पिच साउंड क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि बताया जा चुका है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वेव शेप फॉर अ लो पिच साउंड, वेव शेप लो पिच साउंड के लिए, और वेव शेप फॉर अ हाई पिच साउंड के लिए। ठीक है ना। तो हाई पिच साउंड में क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो ना इसमें ना कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, मतलब कि 2 वाइब्रेशन है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। और इसमें देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8.5, मतलब कि कुछ ज़्यादा। देखो इतने ही सेकंड में क्या है, यहाँ पर थे ओनली 1 और 2 था, और यहाँ पर था 8.5। देखिए कितना ज़्यादा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा पिच एंड लाउडनेस आप लोगों को। ठीक है। तो यहाँ तक होता है हमारा वीडियो ओवर। मुझे यकीन है ना कि जो आप लोगों को समझाया गया है वो समझ में आया होगा। तो ना अगर समझ में नहीं आया है ना, तो ना कमेंट करके बताइएगा कि हाँ क्या क्या समझ में नहीं आया है। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर उसको अच्छे से फिर से डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक वीडियो होता है ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, 14.5 हियरिंग रेंज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो और मेरा मेहनत बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो और मेहनत मेरा पसंद आता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।